नमस्कार दोस्तों। कश्मीर को आज तक हमने कई चश्मों और कई नजरियों से देखा है। कई फिल्मों से देखा है और कई किताबों से देखा है। आज हमारे हाथ में एक नई किताब है जिसका नाम है दोज हु स्टेड द सिक्स ऑफ कश्मीर। इसे भूपिंदर जी ने लिखा है और आज हम भूपिंदर जी से इसी किताब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस किताब में क्या है, क्या नया है और ये किस तरीके से कश्मीर की कोई नई बात हम लोगों के सामने रखती है। तो भूपिंदर जी, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपकी ये जो किताब है, ये कश्मीर के किस नए पहलू को हम लोगों के सामने रखती है? जी, शुक्रिया निमेश जी। शुक्रिया जो भी यहाँ पे आए हैं ऑडियंस। तो ये बताने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ और ना का जवाब है। हाँ होगा तो आप हाथ खड़ा कर दें। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि कश्मीर में सिख रहते हैं, पिछले 500 साल से रह रहे हैं और वो वहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये एक मेजर नया पहलू है मेरी बुक का, क्योंकि जब भी हम सिख को देखते हैं तो हम उसको एसोसिएट करते हैं पंजाब के साथ। बट सिख्स बाकी स्टेट्स में भी रहते हैं और स्पेशली जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो जो कश्मीरी सिख्स हैं वो वहाँ पे हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी के टाइम से रह रहे हैं। तो हम वहाँ की एक एथनिक पॉपुलेशन है, हम वहाँ के मूल निवासी हैं। ये चीज़ एक लेमैन को पता हो या ना पता हो, लेकिन एक एजुकेटेड कम्युनिटी को भी कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में एक काफ़ी वॉइड, एक काफ़ी वैक्यूम, एक काफ़ी इग्नोरेंस रहता है। दूसरी चीज़ है कि आप आज की डेट में भी अगर आप गूगल करते हैं कश्मीरी सिख्स या सिख्स ऑफ कश्मीर, तो आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। एक वैक्यूम ऑनलाइन में भी है हमारे बारे में, हमारी एग्ज़िस्टेंस के बारे में, जिसके बारे में आपको हार्डली जो 2 मेजर इंसिडेंट्स हैं, जो चिट्ठी सिंहपुरा का एक इंसिडेंट हुआ था 2000 में और महजूर नगर का एक इंसिडेंट हुआ था 2001 में, उसके अलावा आपको कोई ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी कश्मीरी सिख्स के बारे में। तो मेरी बुक एक तो ये चीज़ प्रोड्यूस करती है कि वो बताती है, हमारी आइडेंटिटी को रिक्लेम करती है, बताती है कि कश्मीरी सिख्स जो हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं। उसके अलावा मेरी बुक में क्योंकि ये बुक एक डॉको मेमोयर है, जो इसका जॉनर है वो डॉको मेमोयर है, तो डॉको से हमारा मतलब है डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री के तौर पे बुक में आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स मिल जाएँगी, फोटोग्राफ्स मिल जाएँगे, पर्सनल इंटरव्यूज़ मिल जाएँगे, जो सर्वाइवर्स हैं 1947 के, उनके साथ मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं वो मिल जाएँगे आपको। जो 2000s में हुआ है, जो 2001 में हुए हैं जो मैसेकर्स, या जो पिछले लास्ट 35 इयर्स ऑफ मिलिटेंसी का जो दौर देखा है कश्मीर में, उन सब के आपको एक फैक्चुअल रिसर्च बेस्ड पहलू मिल जाएँगे बुक में। और जो मेमोयर का पार्ट है, उसमें बुक में प्राइमरली मेरी लाइफ स्टोरी है। मेरे वाइफ जो केरला से हैं, मैं कश्मीर से हूँ, हमारे क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हमारे क्या रिसेप्शनल डिफरेंसेस हैं कश्मीर को लेके, मैं वायलेंस को कैसे देखता हूँ, वो वायलेंस को कैसे देखते हैं। मेरे लिए एक कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन में रहने की वजह से पीस का क्या मतलब है, हमारा सबकॉन्शियस एक बॉम्ब ब्लास्ट को कैसे देखता है और उनका कैसे देखता है। वो सारे डिफरेंसेस मेरी पर्सनल स्टोरी में आते हैं, और उसके साथ-साथ being a Sikh, I become the mouthpiece of a larger community of Sikhs living in Kashmir. तो जो बाकी सारे पहलू हैं बुक में, वो उसके थ्रू निकल के आते हैं। हेलो। भूपेंद्र जी, इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो जैसे इसको क्लासिफाई किया गया है डॉक्यू मेमोयर, जो शायद एक कैटेगरी है किताबों की दुनिया की, लेकिन एक्चुअल में जब इस किताब को आप पढ़ते हैं तो समहाउ मैं सहमत नहीं हूँ कि ये डॉक्यू मेमोयर है। ये एक ऐसी किताब है जो शायद देखने में कम पेज दिखते हैं इसके, लेकिन इसमें असीमित ज्ञान भर दिया है इन्होंने। और ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज भी नहीं है, सिर्फ मेमोयर भी नहीं है। ये कई नए आयाम कश्मीर की समस्या के सामने लाती है, जो काफी मैं कहूँगा कभी भी हाईलाइट नहीं किए गए या कभी हम लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। तो ये मुझे बहुत अलग तरह की फीलिंग हुई इस किताब को पढ़ के, कि जैसे मैं जो इतने साल काम कर लिया कश्मीर सेंट्रिक सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे, उसे भी ये इनमें से कई ऐसी चीजें थी जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। हाँ, कुछ उड़ता उड़ता सा एक आइडिया था, कहीं एक लाइन पढ़ ली
कभी हिस्ट्री की बुक में कुछ पढ़ लिया, कभी किसी नॉवेल में कुछ पढ़ लिया, बट द वे ही हैज एक्सप्लेन इट वाज अ आई ओपनर टू मी कि हम इस प्रॉब्लम को जिस तरह से देखते हैं वो एक बहुत छोटा एंगल है। सिक्योरिटी के एंगल से जब हम देखते हैं, उससे कहीं बड़ा एंगल ह्यूमैनिटी का है, उससे कहीं बड़ा एंगल जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, वहाँ की माइनॉरिटीज हैं, वहाँ की मेजॉरिटी हैं, उनकी अपनी फीलिंग, उनकी अपने एम्बिशंस, उस सब का वो एक बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करते हैं ये। आई एम सॉरी। तो इससे स्ट्रिक्ट वाटर जैकेट टाइप क्लासिफिकेशन से सहमत ना होते हुए, और मैं इसमें आपसे अभी इस वक्त एक बात कहना चाहूंगा। आपने जैसे बताया कि किस किस किन किन पहलुओं पे आपने गौर फरमाया है, और कोई एक ऐसा पहलू जो आपको लगता है कि जिसके बारे में पहले बात नहीं हुई, या जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई है, जो मुझे लगा पढ़ते हुए, आपके हिसाब से वो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा कौन सा चीज है जो सामने नहीं रखी गई? जी। अ, क्योंकि बुक जो लिखी गई है वो एक माइक्रो माइनॉरिटी है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन में रहती है, उसके बारे में है। सिख्स ऑफ कश्मीर जो है वो एक माइक्रो माइनॉरिटी है। हमारी हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो हम हमेशा देखते हैं कि हिस्ट्री इवेंट बेस्ड रहती है। एक इवेंट होता है, फिर दूसरा इवेंट होता है, फिर तीसरा इवेंट होता है, तो उसके बीच में क्या हो रहा है, वो ज़्यादातर हम स्किप कर जाते हैं पढ़ने में भी। तो हमारी अप्रोच भी हिस्ट्री को लेके वैसी ही रहती है। बुक में एक तो जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट पार्ट जो मेरे को लिखने की ज़रूरत पड़ी बुक की, वो ये था कि जो हमारी डे टू डे लाइफ्स हैं वो कैसी हैं। बट उससे इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे फेसेट्स थे, कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो हिस्टोरिक इवेंट्स होने के बावजूद भी अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आए। आप कश्मीर के ऊपर बुक्स पढ़ें, आप लिटरेचर पढ़ें, आप मूवीज देखें, आपको कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। पार्टीशन के बारे में हम सब लोगों ने सुना है, 1947 में इंडिया का पार्टीशन होता है अगस्त में। कश्मीर stays in a limbo up to 26th of October 1947 when Maharaja Hari Singh signs the instrument, the accession instrument with Indian government। तो वो 26 के आसपास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं। होता ये है कि 20th अक्टूबर को कबालीज एंड पाकिस्तान आर्मी मिलके कश्मीर को इन्वेड करती है इन एन अटेम्प्ट टू अनेक्स इट पाकिस्तान। नाउ दिस हैपेंस ऑन 20th ऑफ अक्टूबर। आप क्रोनोलॉजी को थोड़ा ध्यान दें इसमें। 22nd 23rd तक मुजफ्फराबाद का जो एरिया जो अब पीओके में है, आर्मी जो महाराजा की आर्मी है वो उनके साथ थोड़ा लड़ती है। क्योंकि महाराजा की आर्मी जो है वो 90% उनका जो रिलीजियस डेमोग्राफी है वो मुस्लिम्स का है, और जिनके साथ वो लड़ रहे हैं वो भी मुस्लिम्स हैं। तो वो डेजर्ट कर जाती है, वो छोड़ जाती है आर्मी, वो भाग जाते हैं। तो 24-25 तक ये लड़ाई मुजफ्फराबाद से शिफ्ट होके कश्मीर में 6000 कबाली और पाकिस्तान आर्मी के जो ट्रेन मर्सनरीज हैं वो कश्मीर एंटर करते हैं, जो आज का मौजूदा कश्मीर है। जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है बारामूला, आप सबने उड़ी मूवी देखी होगी, तो उड़ी के रास्ते ही वो कश्मीर आते हैं। दिस इज ऑन 26th 27th। तो तब तक इंडियन आर्मी इज नॉट इन कश्मीर। तो जो कबालीज आ रहे हैं, दे डू नॉट हैव एनी हिंड्रेंसेस, दे आर डूइंग वट एवर दे वॉन्ट टू डू। और को ये जान के हैरत होगी कि उनका जो स्लोगन था, जो उनका नारा था, वो क्या था। उनका नारा था सरदार का सर, हिंदू का जर और मुस्लिम का घर। सरदार का सर मतलब जहां सरदार दिखे उसे मार दो। हिंदू का जर, जर का मतलब होता है प्रॉपर गोल्ड, वेल्थ एंड वुमन। तो जहां उनका कुछ आपको मिले आप उनको लूट लो, चाहे वो जेवर हो चाहे वो इज्जत हो। और मुस्लिम का घर मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जब आप कश्मीर को लिबरेट करते हो, अनेक्स करते हो पाकिस्तान के साथ, तो इट ऑटोमेटिकली गोज टू पाकिस्तान। तो ये स्लोगन्स थे उनके, और इस पे उन्होंने पूरा अमल किया, जो हमें पता चलता है बिकॉज उन 8-10 दिनों में 33,000 सिख्स वर किल्ड इन कश्मीर। और ये हिस्ट्री का एक ऐसा फेसेट है जो जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बट अब देखिए कि 26 को महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं, 27 को पहली टुकड़ी इंडियन आर्मी की विच 200 men strong comes lands to कश्मीर। बट 27 को जो दूसरा इवेंट होता है
वो होता है कि जो कबाली 6000 थे, वो खुद अपने आप को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 1500 मेन टेक अ शॉर्टकट टू डिस्ट्रिक्ट बडगाम टू एयरपोर्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने एयरपोर्ट कैप्चर कर लिया तो इंडियन आर्मी की एंट्री कश्मीर में रुक जाएगी। And the second contingent of 4,500 Kabalis, they ransack, they burn everything in Baramulla, kill mercilessly. बहुत बहुत कुछ आप पढ़ेंगे बुक में, जो सर्वाइवल स्टोरीज के ऊपर मैंने काम किया है, क्या क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो लोकल्स बताते हैं कि वो अपना गांव छोड़ के इसलिए चले गए थे क्योंकि वहाँ पे एक सेब का बाग था, जिस सेब के बाग में सारे सेब के पेड़ों के ऊपर सरदारों के सिर काट के लटका दिए गए थे। तो वो जो उनका ट्रॉमा था, लोकल्स भी अपने गांव छोड़ के चले गए थे, कह रहे थे कि हम ये देख नहीं पा रहे। तो अब होता क्या है, 27th को जब आर्मी आती है तो वो इस 4500 स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट को पटन में एंगेज करती है। उन्हें ये आइडिया भी नहीं है कि दूसरे साइड से जो दूसरा 1500 कबालीज हैं वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कश्मीरी सिख्स हैं वो एक बैटल लड़ते हैं 28th, 29th, 30th, 31st, 4 दिन तक लोकल लोग, लोकल कश्मीरी सिख, जिनके पास हार्डली कुछ 20 से 25 राइफल्स रही, अपनी तलवारें रही, शेरवोले कार का जो एक्सेल होता है उससे वो तोप बना रहे हैं, जो उनके पास कॉइन्स हैं उसको पिघला के वो बुलेट्स बना रहे हैं। तो वो उन्होंने 4 दिन तक कबालियों के साथ लड़ाई की, 31st तक। उसमें जो 1500 स्ट्रॉन्ग कबाली थे, दे रिड्यूस द नंबर टू 600, एंड ऑन 31st मेजर सोमनाथ शर्मा, जो वहां पे शहीद भी होते हैं, जिनको बाद में परमवीर चक्र भी मिलता है, ही लैंडेड इन कश्मीर ऑन 31st। बट अभी तक कोई भी सर्वाइवर बडगाम एरिया से नहीं आया, तो उनका भी जो कंटिजेंट है वो भी पटन चला जाता है। और ये कबालीज जो हैं, क्योंकि लोकल्स भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो वो कबालीज आगे की तरफ मार्च करते हैं। बट जो कुछ सिख बच गए थे वहां से, वो आते हैं, वो इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करते हैं। तो 2 नवंबर को, अब लेकिन 6 दिन का गैप, सिक्स होल्ड द बैटल हार्ड मर्सनरीज कबालीज को वो होल्ड करके रखते हैं, ताकि वो एयरपोर्ट ना पहुंचे और एयरपोर्ट को कैप्चर ना करें। ऑन 2 Major Somnath Sharma, along with his 200, 300 men, they fight Kabalis, 600 Kabalis. He is martyred in the process, but another contingent of Indian Army has come as a backup and they push away the Kabalis. And 4th को throughout Kashmir जो Kabalis हैं उनको निकाल दिया जाता है। अब इम्पोर्टेंट समझें इस लोकल सिक्स की बैटल की, कि अगर हम ये 6 दिन, ये 4 दिन बीच में से डिलीट कर देते हैं, तो जो कबाली का कंटिजेंट एयरपोर्ट जा रहा था वो 27th या 28 को एयरपोर्ट कैप्चर कर चुका होता, और आज की डेट में कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। क्योंकि जो आर्मी लड़ रही थी वो 200 थी और जो कबालीज थे वो 6000 थे, और एयरपोर्ट कैप्चर हो जाता है तो कश्मीर आने का कोई दूसरा रास्ता के पास नहीं है। जो है वो मुगल रूट्स पुराने थे, वो दैट वाज नियरली इम्पॉसिबल कि उस चीज को एक पुल भी उड़ा दें तो आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाता है। एंड इट वाज अ वेरी हार्ड रूट, बिकॉज कश्मीर विंटर्स पे आज की डेट में भी व्हेन वी हैव ऑल द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रास्ते बंद रहते हैं। थिंक अबाउट 1947 एंड थिंक अबाउट द मुगल रोड। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेसेट है जो हमेशा से ऑमिट होता रहा है मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से, जिसके बारे में मैंने कुछ इंटरव्यूज किए, जो 47 के सर्वाइवर्स हैं उनसे मैंने बात की। उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने देखा, कैसे उन्होंने लड़ा, कैसे उन्होंने अपने घरों में, जो उनको जब उन्हें ये डर आ गया कि अब कबाली इज्जत लूटेंगे, तो 30-30, 40-40 वुमन एक घर में अपने आप को सेल्फ एमोलेट करती हैं। तो वो सब कुछ जो पार्टीशन का हमने पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर पे देखा है, वो सब कुछ कश्मीर में भी होता है, लेकिन वो हिस्ट्री से बाहर रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं, मेरे को लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने बुक में ऐड की हैं। हेलो। यस, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री हम लोग स्कूल में पढ़ते रहे उसमें इन घटनाओं का जिक्र नहीं के बराबर है। कबाली आक्रमण हुआ और भारतीय सेना को रश किया गया, उन्होंने मुकाबला किया और उनको भगाया। इसका डिटेल हमें काफी मिलता है, कैसे भगाया वो भी मिलता है, कहाँ तक भगाया और कब यूएन रिजोल्यूशन आ गया और हमको रुकना पड़ा, वो सब चीजें तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं। लेकिन द फैक्ट दैट सिख्स ऑफ कश्मीर, इन्होंने जिस तरह से उनका एडवांस डिले किया, इस पे ज्यादा बात कभी हुई नहीं है।
और ये चीज इस किताब में बहुत खूबसूरती से आई विटनेस अकाउंट, आई विटनेस तो नहीं, कुछ जो सर्वाइवर थे वो उन्होंने जो गैदर कर रखा था उनसे बात करके आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है। दैट वाज रियली कमेंडेबल। ऐसे ही और भी चीजें हैं, आप किताब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको और डिटेल्स मालूम पड़ेंगे। निमेश, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जैसे जो आपने ये कहानियां बताई हैं, ये वाकई विवेक सर का कहना भी ठीक है कि हम लोगों को कभी पढ़ाई नहीं गई है, इसके बारे में कभी उस ताकत से बात भी नहीं की गई है। आपकी किताब में एक किस्सा है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है लैंडलॉर्ड टू टेनेंट्स। 1989 से 91 तक के वो 3 साल, वो कैसे थे? देखिए 89 था वो साल जब कश्मीर में जो मिलिटेंसी थी वो स्टार्ट हुई। टू बी एक्यूरेट, सितंबर में कालाल जी टपलू को 20th सितंबर को उनको मारा जाता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। द चेन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड आई वाज बोर्न ऑन 30th अक्टूबर द सेम ईयर। तो मैंने बुक में मेंशन भी किया है कि जब मैं पैदा होता हूँ तो जो नर्स है वो कश्मीरी पंडित थी, तो उन्होंने भी कहा था कि एक और उग्रवादी आ गया। तो वो हल्का सा जोक अगले एक साल में कैसे पूरे कश्मीरी पंडित्स का जो वहां से एक एग्जोडस हो जाता है। तो वो आप समझें कि मेरे लिए चैप्टर का नाम जो टाइटल था वो लैंडलॉर्ड टू टेनेंट्स क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि 89, 90 और 91 इतना वायलेंट रिडन रहा है। 89 में 79 सिविलियन किलिंग्स होती हैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक। 13 या 14 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारा जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, पब्लिक बसेस में ब्लास्ट हो रहे हैं, बट ये ट्रेलर है। 90 में ये फिगर रेज होता है 1200। ऑन एन एवरेज 3 people आर किल्ड एवरी डे, जिसमें से ऑलमोस्ट 800 आर 670 680 आर सिविलियंस एंड बाकी जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड जो उनके मिलिटेंट्स हैं वो हैं। 91 में द फिगर अगेन raises to 1400. 900 are civilians. Sorry, 600 are civilians. Almost 670 are the militants killed, and the rest of them are the security personnel. तो इस टाइम पे आते आते आप देखें कि सिविलियंस की किलिंग बढ़ चुकी है। एक पूरी कम्युनिटी कश्मीरी पंडित्स की एग्जोडिस कर चुकी है। ऑलमोस्ट 70 to 90% जो उनके फिगर्स बताते हैं, जो बाकी बुक्स में भी आता है, वो लोग वहां से माइग्रेट हो गए हैं, जो जम्मू दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। और वो वायलेंस चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो मिलिटेंट्स के बीच की कॉन्फ्रंटेशंस हैं वो चल रही हैं। ये सब एक बैकग्राउंड के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। बट 91 में ये चैप्टर क्यों लिखा मैंने, क्यों कहा कि लैंडलॉर्ड से मैं टेनेंट बन गया, क्योंकि हम जो मेरे ग्रैंडफादर थे, हमारा एक बहुत बाग थे, फार्म्स थे, राइस फील्ड्स थे, एप्रिकॉट, वॉलनट, आलमंड, एप्पल, चेरी के हमारे प्लांटेशंस थे, बाग थे। बट उन्होंने फिर भी अपने बच्चों को एजुकेट किया था। तो मेरे एक अंकल, ताया जी जिनको मैं बोलूँ, वो आर्मी में ब्रिगेडियर थे। तो और जो दूसरे थे वो डॉक्टर थे, और जो मेरे पापा हैं वो प्रोफेसर थे। उस टाइम पे वो अभी एम्प्लॉय नहीं थे, बट सब पढ़े लिखे थे। तो 91 के सितंबर में क्या होता है कि मेरे जो कर्नल अंकल हैं, उनको घर से अबडक्ट किया जाता है और उनकी किलिंग होती है। जो मिलिटेंट्स उनको अबडक्ट करके किल करते हैं। वो आए इसलिए होते हैं क्योंकि उनके छोटे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ होता है, तो उसके फनरल से उनको किडनैप किया जाता है। तो एक दिन में हमारी फैमिली 2 डेथ्स देखती है मिलिटेंसी के चलते, जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को एक हिसाब से तोड़ देती है, जिसके चलते हम कश्मीर से चले जाते हैं, जम्मू में माइग्रेट हो जाते हैं। बट क्योंकि आपके रूट्स होते हैं, आप किसी नई जगह पे जाके एडजस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो हम 5-6 साल के बाद जब वापस आते हैं, तो हम एक किराए के घर पे रहते हैं सिटी में। एक 2 BHK 1 BHK लेके हम वहां पे रहते हैं। तो वो है चैप्टर का जो क्रक्स है कि एक लैंडलॉर्ड, एक जिनके पास 50-100 लोग उनके बागों में काम करते हैं, वो आके फिर एक 1 BHK 2 BHK में वो एज अ किराएदार रहते हैं। तो वो था उस चैप्टर को लिखने का, उस चैप्टर का टाइटल वहां से आता है। मेरा मानना ये है कि जो आपने चैप्टर का नाम दिया है वो सिर्फ एक आपकी कहानी नहीं है। मुझे लगता है वो उन हजारों कश्मीरी पंडितों की और सिखों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा
और वापस जब वो लौटे तो किराएदार बन के लौटे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मेरा कहाँ इसको मेमोयर का जो पार्ट है वो एज़ अ स्पोक्स पर्सन लीजिए आप, एज़ अ रिप्रेजेंटेशन लीजिए आप ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। हम फिर भी वापस आए। कुछ तो ऐसे हैं जो वापस ही नहीं आए कभी, जो अभी तक वापस कभी कश्मीर नहीं लौटे। उनके ट्रॉमास ऐसे थे, जिनकी फैमिली में 4 3-3 4-4 मर्डर्स एक दिन में हो गए, वो तो कभी वापस ही नहीं आए। उनके घर अभी भी बंद पड़े हैं। तो हम तो चलो किराएदार बन के आए, वो तो आए ही नहीं। तो वो भी पॉपुलेशंस हैं। बहुत कुछ देखा है कश्मीर ने। मेरा एक सवाल था 91 का आपने उस पर जिक्र किया है, उसके बाद यदि हम नाउ वी कम टू द करंट सिनेरियो, 2021 की आपने एक घटना का जिक्र किया है इसमें, जिसमें एक सिख टीचर की भी गोली मार के हत्या होती है अलोंग विद सम अदर्स। टारगेटेड किलिंग थी वो। और वो टीचर, उनको आप जानते थे, उनके बच्चों को आप शायद ट्यूशन भी देते थे। उस घटना के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि जैसा मैं समझ पाया हूँ उसने काफी हिला दिया था आपको और आपके परिवार को। जी, बिल्कुल। सुपिंदर मैम नाम था उनका, सुपिंदर कौर जी। वो गवर्नमेंट टीचर थे, प्रिंसिपल थे। एक डाउनटाउन में एक जगह आती है सौरा करके, वहाँ पे। और कोइंसिडेंटली पिछले 5-6 महीने से उनके बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। उनके होम ट्यूशन उनके घर जाता था। उनके एक लड़का और एक लड़की थी, डीपीएस में पढ़ते थे, 4th और 6th में। तो मैं उनके घर ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 दिन जाता था और मेरी उनसे काफ़ी इंटरेक्शन होती थी, काफ़ी। मैं उनको पर्सनली जानता था, एक हिसाब से कि मेरे को पता था कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो अपने बच्चों को लेके कितना चिंतित रहते हैं, क्या वो बच्चों के फ्यूचर को लेके बात करते हैं मेरे से। तो वो सब एक आपकी एक फ़ैमिलियरिटी जब बढ़ जाती है किसी के साथ, और फिर अचानक एक दिन आप मैं उस दिन स्कूल में पढ़ा रहा था अपने स्कूल में, जब मेरे फ़ोन पे बार-बार कॉल्स आना स्टार्ट हो गई, तो क्लास के बीच में आप उठा नहीं सकते हो, लेकिन जब इंसिस्टेंटली आपको कोई कॉल कर रहा है तो द पॉइंट यू थिंक कि शायद कुछ इमरजेंसी होगी। जब मैं कॉल उठाता हूँ तो मेरे को सबसे पहले ये कहा जाता है कि भाई घर चला जा। तो जब तक मैं पूछूं कि क्यों जाना है, क्या करना है, तो वो काट देते हैं। मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि एक सिख लेडी को मार दिया गया है स्कूल में। उसका आईडी कार्ड चेक करके जब पता चला है कि वो सिख है तो उसको मार दिया गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिलती है जब आप पढ़ा रहे हो। तो आप इमेजिन करें कि आप किस इमोशन से उस टाइम पे गुजरेंगे कि क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर ये बाकी जगहों पे हो रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट मेरे स्कूल में कोई आ रहा है। तो ये सब कुछ उस टाइम पे दिमाग में आपके आ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे को बाद में पता चला, ऑलमोस्ट शाम को जब तक मैं घर पहुंचा तक तो टोटली सब चीजें बदल चुकी थी। दो स्टाफ उन्हीं के स्कूल में कश्मीरी पंडित को भी, सॉरी कश्मीरी हिंदू को, पंडित नहीं थे वो, हिंदू थे, उनको, दीपक चंद जी को, उनको भी मारा गया सेम डे पे, दोनों के आईडी कार्ड्स चेक करके। तो वो एक जो रिस्पॉन्स था, बाकी सबका भी रिस्पॉन्स था मेरे को लेके कि आप भी टीचर हो, घर चले जाओ, स्कूल मत आना, अगले 5-6 दिन घर बैठो। मेरे स्कूल के स्टाफ ने मेरे को बोल दिया कि अगले 5-6 दिन मत आना जब तक थोड़ा सा माहौल ठीक होगा। तो शाम तक पहुंचते-पहुंचते तो काफ़ी मीडिया डाइसेक्शंस हो चुके थे, बाकी चीज़ें सामने आई थी। तो एक और चीज़ हमें पता चली थी वहाँ से कि जिस ऑर्गेनाइज़ेशन ने उनको मारा था, टीआरएफ, जो एक रेबल फैक्शन था एचएम का, लश्कर का, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हमने ये किलिंग की है। और जो उन्होंने रीज़न दिया था वो था कि सुखविंदर जी ने 15 अगस्त को स्कूल में भारत का झंडा लहराया था। अब वो सबने किया था। हमारे स्कूल में भी हुआ था, बाकी स्कूल्स में भी हुआ था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिर में है और आपको अगले दिन स्कूल जाना है। फिर से उसी जगह पे जाना है जहाँ की अनसर्टेनिटी आपके पास है। तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि क्या मेरे पे या बाकी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या टीचर्स रहे होंगे, जिनको एक थोड़ी-सी सिक्योरिटी रहती थी कि हम अपने वर्क प्लेस पे टारगेट नहीं होते हैं, बट उनको भी टारगेट किया गया उनके वर्क प्लेस पे। तो ये उस जो इंसिडेंट है, और उसी इंसिडेंट ने एक्चुअली मेरे को ट्रिगर भी किया बुक लिखने के लिए। वही इंसिडेंट था जिसकी वजह से
जब वो हुआ मेरे साथ तो अगले 5-6 दिन तो मैं घर से बाहर नहीं निकला, किसी ने जाने नहीं दिया और स्कूल से भी, ऑफ़िस से भी कॉल आए कि मत निकलो। तो वो 5-6 दिन एज़ अ क्रिएटिव आप जब घर पे बैठ के बार-बार सोचते हो, तो कहीं न कहीं एज़ अ राइटर आप लिख लेते हो चीज़ों को कि क्या इमोशंस थे मेरे, क्या था, वो लिखने की कोशिश की मैंने और मैंने एक मैगज़ीन को भेजा तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर वहाँ से ही मेरे को आइडिया आया कि नहीं, ये एक इंसिडेंट कश्मीर को डिफाइन नहीं करता, कश्मीरी सिख को डिफाइन नहीं करता, बहुत कुछ है। तो मुझे बाकी चीज़ों पे भी थोड़ा लिखना चाहिए। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में। आपकी बुक में एक कैरेक्टर है स्नोबर। नाउ ये जो कैरेक्टर जब हम पढ़ते हैं इस बुक को, तो बीइंग अ कश्मीरी मुस्लिम, जो परसेप्शन जनरली चलता है कि वो क्या कैसा सोचती है वो कम्युनिटी, मेजॉरिटी ऑफ देम, स्नोबर उससे एकदम हट के नजर आती है। एंड शी इज टॉकिंग अ लॉट ऑफ सेंस कि क्या प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए। इसने आपके ये जो वायलेंस हुआ था उस दिन, जिसमें सिख टीचर की भी डेथ हुई, उस पे आपके वायलेंस को देखने के नजरिए को भी क्वेश्चन कर दिया था उस दिन। एंड देन लेटर ऑन शी एक्सप्लेन अ लॉट टू यू अबाउट व्हाट कश्मीर वांट्स। जो आज़ादी है, वो आज़ादी किस तरह की वो चाहती हैं। तो ये स्नोबर क्या रियल कैरेक्टर है? पहला सवाल तो ये है। एंड हाउ डज इट शेप्ड योर थॉट्स? क्योंकि आप कई एक थॉट लाइन चल रही है और बीच बीच में ये स्नोबर आके एकदम जैसे मास्टर की तरह से कान पकड़ के इधर ले आती है कि ये नहीं, ऐसे चलो। ऐसा मुझे लगा उसको पढ़ के। इसके बारे में बताइए। मुझे लगा शायद फिक्टिशियस कैरेक्टर बनाया आपने। नहीं, 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 ये रियल कैरेक्टर है और मैंने उनसे परमिशन ली थी कि मैं उनका नाम चेंज करूँ, बट उन्होंने कहा नहीं, मेरा असली नाम ही आप यूज़ करें। तो ये ओरिजिनल एक सजाता इंसान है। स्नोबर में मिला था, मेरा एक क्लब था, अनफाउंड क्रिएटिविटी क्लब, जिसमें हम जम्मू कश्मीर में नए राइटर्स को, पोएट्स को एक प्लेटफॉर्म देते थे ओपन माइक का। तो वो वहाँ पे आके प्रेजेंट करते थे। तो स्नोबर पोइट्री लिखती थी। तो मेरी भी कुछ काफ़ी पोइट्रीज ऑलरेडी पब्लिश हुई थी, तो मैं उसको कहीं न कहीं थोड़ा आइडिया देता था कि हाउ टू इम्प्रूव हर पोएट्रीज। तो वहाँ से वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड शी इज स्टिल अ फ्रेंड एंड शी इज हेल्प्ड अ लॉट। तो जब ये इंसिडेंट होता है, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट आइडियोलॉजीज कि आपका परसेप्शन क्या है एज अ राइटर, एज अ सिख, उसका परसेप्शन क्या है एज अ राइटर, एज अ फीमेल, एज अ, देखें कि वो रिप्रेजेंट किस चीज़ को करती है। वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती है, वो फिर मुस्लिम फीमेल को भी रिप्रेजेंट करती है, वो फिर मुस्लिम फीमेल लिविंग इन अ कन्फ्लिक्टेड एरिया को भी रिप्रेजेंट करती है। तो उसके थ्रू एक लार्जर रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है बुक में। तो वो एक माउथ पीस है उस लार्जर रिप्रेजेंटेशन का भी, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। तो जब वो इंसिडेंट होता है तो वो मेरे को कॉल करती है और वो मेरे को पूछती है कि आप बताएं कि आपको पता है कौन किस किस को मारा गया। मैं, सुपिंदर मैम का तो मेरे को पता था, तो मैं उनको बता देता हूँ। तो जब मैं दूसरे जो विक्टिम था उस दिन का, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाता, या जो उससे पहले एक दिन पहले 3 किलिंग्स हुई थी। एक फार्मासिस्ट थे बहुत मशहूर, बिंद्रू, उनकी किलिंग हुई थी और 2 और लोगों की किलिंग हुई थी। जब मैं उनके बारे में उसको नहीं डिटेल्स दे पाता, तो वो मुझे कहती है कि क्या आपने भी लोगों को सिख, मुस्लिम और हिंदू की तरह देखना शुरू कर दिया है? क्या आप भी अब ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह नहीं देखते हो? एक सिख मरा तो आपको अब ये पीड़ा जागी लिखने के लिए, लेकिन जब बाकी लोग मर रहे थे तो आप कुछ नहीं लिख रहे थे, क्यों? तो वो एक जॉल्ट देता है मेरे को कि क्या वाक़ई में ऐसा हूँ, या ये कोइंसिडेंटली, क्योंकि मैं सुपिंदर जी को पर्सनली जानता हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए हुआ। क्योंकि कश्मीर का एक, जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया में बहुत साल रह लेते हैं तो आप कहीं न सबकॉन्शियसली आप चिल हो जाते हैं लाइफ एंड डेथ को लेके। आपको मतलब वो ह्यूमन लॉस इतना दिखता नहीं है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वॉयलेंस देख लिया होता है कि आपके लिए वो, हाँ, ठीक है, डेली लाइफ है, मर रहे हैं लोग, ठीक है, चल रहा है। तो वो हो जाता है। बट वो, जब वो स्नोबर ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, तो वो कहीं न कहीं उसने मेरे को ट्रिगर किया कि हाँ, ये एक्चुअली सच है कि अब हम सब लोगों ने लोगों को लोग ना देख के उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया है कि ये सिख मर रहा है, ये हिंदू मर रहा है, ये मुस्लिम मर रहा है। ह्यूमन वैल्यू जो है
वो कहीं न कहीं हम सब भूल जाते हैं। और जो बाद में स्नोबर जो आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, जब वो बाद में बात करती है आज़ादी के बारे में, तो उसका उस टाइम पे भी जो वो व्यू था, वो उसने मेरे को जब उसने हमारी बात हुई तो मैंने उसको कहा कि तुम ये व्हाट्सएप लिख के भेजो मुझे। मैं इसको एज़ इट इज़ बुक में यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल एक ओपिनियन था एक। मैं आपको देखता हूँ अगर मेरे को मिल जाता है, तो मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ के सुनाता हूँ। 228 228 मेरे पास है, मैंने यूज किया है। अरे ये मार्क्ड भी है, इसका मतलब ठीक। हुँ, तो स्नोबर पूछती है मुझसे कि रूपी भैया, यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन लास्ट टाइम, डू आई वांट आज़ादी? माय आंसर इज़ येस, आई डू। बट आज़ादी फ्रॉम व्हाट? आई वांट आज़ादी फ्रॉम सफरिंग। Everywhere I look, people are suffering. As a Kashmiri born in the 90s, I have seen nothing but chaos and pain. A child in fifth grade should not have to worry whether she'll see her family alive by the end of the day because a crackdown and search operation was going on in her village while she was 5 kilometers away studying in her school. She should not be scared about party number one beating everyone mercilessly for no fault of theirs. She, in sixth grade, should not have to worry about party number two being by merrymaking and celebrating a wedding, and that leading to something awful like killings. There are countless examples of these. Whoever is fighting, whoever, defenseless people like the young me are suffering. I want an end to that suffering. आगे चल के वो मुझे और इस चीज को डिफाइन करती है कि कैसे वो जो एक पॉपुलर परसेप्शन है कि मुस्लिम्स कश्मीर के आज़ादी चाहते हैं, वो बताती है कि आज़ादी तो ऑलरेडी हमारे पास एज अ वुमन किसी भी चीज़ की नहीं है। ऊपर कौन रहता है? पाकिस्तान रहता है, कश्मीर रहता है, इंडिया रहता है। एज अ फीमेल मेरे पास क्या आज़ादी है? डिसीजन मेकिंग के क्या राइट्स हैं मेरे पास? फिर वो बात करती है कि वो इंडिया के कंसेप्ट में कैसे अल्लाह ताला की मर्सी को देखती है। कैसे वो बताती है कि इंडिया एज़ अ कंसेप्ट, एज़ अ कंट्री विद काउंटलेस कल्चर्स, काउंटलेस वैरायटी, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो सब कुछ चल रहा है, एक निज़ाम चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है, कोई हायर पावर उसको मेंटेन कर रहा है। वो उसमें अल्लाह की ब्यूटी ढूँढती है। वो नहीं चाहती कि कोई स्पेसिफिक चीज़, और वो बताती है कि अगर कल को पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाता है, तो एक मेजॉरिटेरियन रूल हो जाएगा, और एक मेजॉरिटेरियन रूल किसी भी आदमी के लिए अच्छा नहीं है। और वो ये बोलती भी है कि अगर इंडिया में भी अगर हम बात करें, जहाँ की मेजॉरिटी हिंदूज़ है, फिर भी वो मेजॉरिटेरियनिज़्म के अगेंस्ट हैं। तो ये बताता है कि मेजॉरिटी रूल कभी भी माइनॉरिटी के लिए, या कभी भी इवन मेजॉरिटी के लिए भी इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो वो किसी भी ह्यूमन के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनाता रहने के लिए। तो वो उसका एक काफी डिफरेंट परसेप्शन था आज़ादी को लेके कि आज़ादी फ्रॉम सफरिंग, नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, नॉट फ्रॉम समबडी एल्स, बट आज़ादी फ्रॉम सफरिंग। आपकी किताब में अगर स्नोबर जैसा कैरेक्टर है, तो आपकी किताब में कुछ चिट्ठियां भी हैं। ये चिट्ठियां थोड़ी डराने वाली हैं, क्योंकि ये वो चिट्ठियां हैं जो कुछ कश्मीरियों ने अखबार के एडिटर्स को भेजी है, जिसमें उनको लिखा गया है कि पंडित वायरस को हमें दोबारा नहीं लौटने देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैब्रिक है, इसमें दोनों ही तरह के लोग वहां दिखते हैं, जहां स्नोबर जैसे लोग भी हैं, और वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस फैब्रिक को कभी भी खड़े नहीं होने देना चाहते। एक सवाल मेरा इसमें यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, उनमें कभी सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी नहीं आ पाता। जी, देखिए, कश्मीर का जो सोशल फैब्रिक है, जब हम बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं, आपने भी जब क्वेश्चन किया तो अ, वही चीज हुई दोबारा कि हम कश्मीरी और मुस्लिम को कहीं ना कहीं एक ही आइडेंटिटी बना देते हैं। आपने भी नहीं बोला कि कश्मीरी मुस्लिम ने लिखा, आपने बोला कश्मीरी ने लिखा। तो वो कश्मीरी ऑन अ लार्जर स्केल, आज भी अगर हम बात करें, तो हम कश्मीरियत को कश्मीरी को मुस्लिम से आइडेंटिफाई कर देते हैं, और कश्मीरियत को इस्लाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जबकि वहां पे बाकी कम्युनिटीज भी रहती हैं।
तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि हाँ, ये न्यूज़पेपर के रिलेटेड टू एडिटर्स हैं जो बुक में मैंने जिनकी फ़ोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे। 90s में लोगों के घरों के बाहर न्यूज़पेपर्स में ये छापा जाता था, ये लिखा जाता था कि काफ़िरो भागो, है ना? तो वापस मत आओ, निज़ाम मुस्तफ़ा आने वाला है। तो ये स्लोगन्स वहाँ पे रहे हैं, बट ये कभी भी डिफाइन नहीं करता है एक पूरी पॉपुलेशन को। कुछ फ्रैक्शन ऑफ लोग कुछ चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से एक लार्जर पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम हो जाती है। बट जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, 90s में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हालात खराब थे। और जो 90s में पैदा हुए उन लोगों ने तो पीस कभी देखी ही नहीं। बट जो 80s में पैदा हुए थे जिन्होंने थोड़ा टाइम पीस का देखा था और फिर 90s में आए, उनके जब वो अपने पीक ऑफ देयर यूथ पे या अपने बचपने में 90s में आए, तो उनके लिए चीजें उलट हो गई। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी भी सिविलियन में नहीं रहा, माइनॉरिटीज में भी नहीं था, मेजोरिटी में भी नहीं था, क्योंकि आप एज अ कोलैटरल मर रहे हैं। आप वहाँ पे कहीं पे एनकाउंटर चल रहा है आर्मी एंड मिलिटेंट्स के बीच में और आप बीच में से जा रहे हैं, तो यू कैन बी इजीली शॉट। मेरे साथ हुआ, इट्स लाइक 2016 में मैंने अपनी नई गाड़ी ली, और गाड़ी लेने के साथ ही मैंने एक हेडफोन ले लिए। तो मैं गाड़ी चला रहा था हेडफोन लगा के, तो सुन रहा था कि हेडफोन की आवाज़ कैसी है। लाउड पे था वो, और वो एरिया एक हाईवे का एरिया है, बहुत ही शांत एरिया है। तो मैं आगे जा रहा हूँ, बाकी सारी गाड़ियां रिवर्स आ रही हैं। तो मेरे को लगा कि ये क्या कर रहे हैं लोग। तो जब मैंने हेडफोन उतारे तो मेरे को पता चला कि वहां पे शूट आउट चल रहा है। तो मैंने भी रिवर्स की गाड़ी, मैं भी भागा वहां से। ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं भाग पाते। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपको ये चीज बहुत अजीब लगेगी, और ये चीज मेरे और मेरे वाइफ को भी, हमारा एक कॉमन डिफरेंस रहता है कि मेरे को पेरेंट्स दिन में 3 बारी या 4 बारी कॉल करते हैं, क्योंकि कश्मीर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ही नहीं। कॉल इसलिए करते हैं किसी भी बहाने से, दूध ले आना, दही ले आना, प्याज ले आना, कि पता चले कि जिंदा है या नहीं। तो बाकी स्टेट्स में वो कॉल्स 2 दिन 3 दिन, मेरी वाइफ को उसके घर वाले 4 दिन में एक बारी कॉल करेंगे, बट मेरी माँ मेरे को, मैं श्रीनगर में ही रह के, वो श्रीनगर में ही रह के, मैं स्कूल भी गया होता हूँ तो वो स्कूल में भी कॉल कर देती है कि लंच किया या कैसी रही क्लासेस। तो वो बहाने होते हैं कि वो बताता है आपका कि आपका मेंटल स्टेट क्या है, कितना इनसिक्योरिटी है आपका, और माइनॉरिटी होने की वजह से वो और बढ़ जाता है। और सिख होने की वजह से वो एक और डायमेंशन उसका बढ़ जाता है, क्योंकि आप इजीली आइडेंटिफाइबल हो। आपको दूर से आपकी पगड़ी की वजह से, आपकी आइडेंटिटी की वजह से आप सिंगल आउट हो सकते हो। जिसका काफी, जब आप बुक पढ़ेंगे आपको बुक में पता चलेगा कि कैसे थ्रू आउट दीज 30-35 years वी हैव बीन लिविंग इन अ, यू नो, इन अ मेंटल ट्रॉमा, की कभी भी कहीं पे भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो वो तो रहा है। एक 10 मिनट है। एक चैप्टर है आपकी बुक में, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड सिक्स आर फ्रॉम पंजाब। ये वही वाली लाइन है जो आपने सबसे पहले शुरुआत की थी, जी, तो इसको थोड़ा समझाइए। ये रीजन इसके पीछे था मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा एंगर, क्योंकि जब मैं सुपिंदर जी की किलिंग के बाद कोई हफ्ते 10 दिन के बाद जब मैं स्कूल गया, तो मेरे स्कूल के टीचर्स ने मेरे को बोला कि अब तो हालात खराब हैं, तू पंजाब चला जा। मैं कहा, पंजाब क्यों जाऊं मैं भाई, मेरा कौन है पंजाब में, तो वो तुम्हारे तो रिश्तेदार होंगे वहां पे। मैंने कहा नहीं, आपके रिश्तेदार हैं क्या मक्का मदीना में? मतलब आप कैसे, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी आदमी को उसके किसी दूसरे रीजन के साथ? तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं कश्मीरी हूँ, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए, यहीं मरे, मैं पंजाबी नहीं हूँ। और ये चीज सुनने को मेरे को मिलती है टीचर से, एक एजुकेटेड क्लास से, ना कि एक लेमन से। तो वो मेरे को फ्रस्ट्रेट करता है कि नहीं भाई, नॉट एवरी सिख इज अ पंजाबी। वी आर इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। असम में सिख हैं, वो असमी हैं, गुरु नानक के टाइम से वहां पे भी रह रहे हैं वो लोग। हम कश्मीरी हैं, हम, वो है कि आइडिया ही नहीं है किसी को, तो वो रिक्लेम भी करना था मेरे को। और बुक का वो, मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा, जो मेरे को फीडबैक भी मिला काफी लोगों से, खासकर जो कश्मीरीज बाहर रह रहे हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया में,
तो उन्होंने भी कहा कि जब आपने बुक लिखी तो हमारे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन गया हमारी आइडेंटिटी को बताने का। इससे पहले जब हम बताते थे तो कहते थे कि आप पंजाब से गए हो, तो वो कहीं न कहीं हम रिक्लेम कर रहे हैं आपकी बुक बता के उनको कि ये देखो हम कश्मीरी हैं और हम वहीं रहे। अ, मेरा मानना है, अच्छा सर करिए। टाइम थोड़ा कम है, लेकिन एक दो बात कहे बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा। इस बुक में जिक्र है आपकी बेटर हाफ का, मिसेस बाली, जो मलयाली हैं और केरल से हैं, और शादी के बाद वो केरल जैसे शांत इलाके को छोड़ के कश्मीर इनके साथ रहने पहुंची हैं। उनका भी मैं रोल देखता हूँ एक्चुअली। मुझे कई बार पढ़ते पढ़ते लगता था कि शायद उनको आपका इस बुक का को ऑथर होना चाहिए। तो बिल्कुल, शी वॉज कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग, giving her views, correcting other views, correcting her views also at times when he was able to convince, which obviously husband बहुत कम convince कर पाता है वाइफ को, बिल्कुल। बट फिर भी ये कभी कभी कर लेते हैं। तो उनको मैं जरूर इस बात की एक तारीफ करता हूँ, मैडम इंदु बाली का। जी, आई थिंक वो यहाँ हैं या नहीं है, आई एम ये नॉट सामने श्योर। ही बैठे हैं। अच्छा, सामने ही तो बैठी हैं। मैं इनके लिए एक बार सबसे ताली जरूर चाहूंगा। इन्होंने ये बहुत बड़े सपोर्ट की तरह आपके साथ आती है। जैसे एक स्नोबर कैरेक्टर है स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही एक मैडम भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपके इसमें, इसलिए मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। और दूसरा, आपका, वी ऑल नो कश्मीर इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और इस पे काफी लंबी बात की जा सकती है, काफी लंबा लिखा भी जा सकता है। लिखते समय आपको क्या कभी कोई डिलेमा लगा? कभी आपको लगा कि ये लिखूं या ना लिखूं? और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है जो थोड़ा सेंसिटिव होगा, आप जवाब देना चाहें तो जरूर दें, ना देना चाहें तो छोड़ दीजिएगा। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, उस पे आपने ज्यादा बोला नहीं है उस बुक में। तो इस पे थोड़ा आप कहना चाहेंगे, डिलेमास थे या डेलिबरेटली छोड़ा है आपने? देखिए एज़ अ राइटर और एज़ अ राइटर इन दिस एज मुझे लगता है बाकी भी जो राइटर्स हैं या जो एस्पायरिंग राइटर्स यहाँ बैठे होंगे वो भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि सेंसरशिप और कैंसल कल्चर बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे इज़म्स आ गए हैं, बहुत सारे नए जेंडर्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो आपको पॉलिटिकली करेक्ट रहना है। आपको इतना ज़्यादा करेक्ट रहना है कि अगर आप कुछ भी किसी भी चीज़ के अगेंस्ट लिख रहे हैं तो आप इमीडिएटली कैंसल हो सकते हैं। बट एज़ अ कश्मीरी आपको कुछ और डायमेंशंस ऐड हो जाती हैं। आपको एज़ अ सिख लिविंग इन कश्मीर, कश्मीर के ऊपर लिखना है और फिर वहाँ पे रहना भी है। तो आप कुछ चीज़ें आउट एंड आउट नहीं लिख पाएँगे। बट दैट गोज़ फॉर एवरी पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी माइनॉरिटी कहीं पे भी रहती है। दे डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग वेरी बोल्ड एंड वेरी ओपन। कुछ जगह पे मेलो डाउन करना पड़ता है। बट कुछ चीज़ें जैसे आप 370 के बारे में कह रहे हैं, अ, वो एक्चुअली बहुत सही लिखा है मैंने और जो ग्राउंड सिचुएशन को देख के लिखा है कि उसका कोई सिंगल आंसर नहीं है। 370 के बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, जो उसका कोई सिंगल आंसर नहीं है। मैंने बुक में भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि 3 पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं हमारे पास, जिनके लिए अच्छा हुआ, जिनके लिए अच्छा नहीं हुआ और जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो तो है, बट जो कुछ मैं आपको कुछ ग्राउंड सिचुएशंस बताता हूँ, लिविंग एज़ अ माइक्रो माइनॉरिटी एज़ अ सिख इन कश्मीर। जो नया कल्चर आ गया, ये गन कल्चर, जो पिस्टल कल्चर आ गया, इसने सेंस ऑफ सिक्योरिटी को कम कर दिया और ये 370 के बाद से हुआ। उससे पहले देयर वाज़ एन आउट एंड आउट कन्फ्रंटेशन बिटवीन मिलिटेंट्स इन आर्मी, जिसमें लोकल्स इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब यू डू नॉट हैव दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इवन इफ यू आर इन योर स्कूल, इन इनके स्कूल में किलिंग्स हो गई, बैंक में किलिंग्स हो गई, रेडे वालों को उनके रेडे पे मारा, कुछ जो लेबर्स बाकी स्टेट से आए थे वो अपने घर के अंदर थे, अपने रेंटेड रूम के अंदर थे, उनको वहां जाके मारा गया। और जो मार रहा है उसको नाम दे दिया गया है अनआइडेंटिफाइड गनमैन। तो ये जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन है, ये इसकी आइडेंटिटी तो पता नहीं है। तो इतनी सी गन है, आप इंटरव्यू लेने आ रहे हो, आप चने बेचने आ रहे हो, आपके पास गन हो सकती है, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो गया। मैंने पर्सनली इस चीज को देखा कि मैं रात को वॉक करने जाता था डल के किनारे, बट
अब काफ़ी टाइम से नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स हमेशा वरीड रहते हैं कि पता नहीं कोई भी वहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे अब देखी काफ़ी। अच्छा, खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर ऑडियंस कोई सवाल पूछना चाहती है तो मैं एक्चुअली before we open it to the audience, such a stimulating session, the mic come when it does. But I wanted to ask a question to you, Bhupinder ji. As a minority, micro minority in Kashmir, should the Sikhs expect support from the Sikhs in the other parts of the country? They actually don't expect anything. They have been living there because of their own courage and resilience. तो उन्हें ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। अब तो हमें मतलब आदत हो गई है कि पता है कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको रहना है तो अपने दम पे रहना है। So we are kind of trained in that now. So we do not actually look on to anybody, neither the government, neither the policymakers, neither the Sikhs living in other parts of the country. So we are kind of. Thank you. I'm Bhupender, sure there are a lot of hello, questions. hello. I am here. मैं बोल रहा हूँ इधर। भूपेंद्र जी, अ, आपकी किताब मुझे पढ़ना पड़ेगी, इसलिए नहीं कि मैं कश्मीर के बारे में बहुत जानना चाहता हूँ। मैंने उन लोगों के साथ 1991 के लोगों के साथ जो माइग्रेट होके यहाँ आए थे, अपना घर छोड़ के यहाँ आए थे, उनके साथ यहाँ पे समय बिताया है। तो बहुत सारी चीजें उनकी मैंने दिल से उनकी सुनी हुई है और बहुत गहराई से सुनी हुई है। तो इस लिहाज से आपकी किताब के लिए ऐसी चीजें आप इसमें मिलेगी। वो कश्मीरी पंडित थे या भोपाल में ही आए थे, काफी लोग आए थे। तो बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने बताई जो कहीं पे उजागर नहीं हुई। तो आज के सिनेरियो में क्या वो लोगों को एक्सेप्ट हो रहा है वहां पे? सिख और कश्मीरी पंडित तो जो बाहर जा चुके हैं वो वापस अब जा रहे हैं वहां पे। तो बस मेरा ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन क्या है कि वो उनको एक्सेप्ट कर रही है वहां की कम्युनिटी और सारा प्रशासन या जो भी है या नहीं? देखिए मैं फिर से उसी पोजीशन को यहाँ पे लूंगा कि इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। वहाँ पे हर किस्म के लोग आपको मिल जाएंगे जो एक्सेप्टेंस, जिनमें बहुत ज्यादा टॉलरेंस है, जो सबको एक्सेप्ट करते हैं, जो खुश हैं। अब देखें कि कुछ मीडिया से कुछ पिक्चर्स कभी बाहर नहीं आती हैं, बट ग्राउंड पे अभी भी पंडित्स के कई जगहों पे, कई गांवों में ऐसे घर हैं जिनकी केयर टेकिंग मुस्लिम्स कर रहे हैं, जिनको उन्होंने साफ सुथरा रखा है। उस दिन का वेट कर रहे हैं कि जब वो पंडित्स वापस आएंगे तो हम उनको उनका घर वापस देंगे। वो भी हैं वहां पे, वो भी लोग हैं जो उन घरों में रह रहे हैं। वो भी लोग हैं जो उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो भी लोग हैं जो बाहें फैला के उनका स्वागत करेंगे। तो ये एक मिक्स ऑफ वहां पे आपको मिल जाएगा। देखिए 2010 में गवर्नमेंट ने एक पैकेज रिलीज किया था, पीएम पैकेज फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, जिसके अंडर ऑलमोस्ट 15,000 के करीब कश्मीरी पंडित्स को एम्प्लॉय किया गया जो वापस कश्मीर में आए हैं। बट फिर भी आप देखें कि पिछले 2-4 साल में माइनॉरिटी किलिंग्स हुई हैं। वो एम्प्लॉयज वापस जम्मू आ गए हैं, वापस अभी फिर से कश्मीर चले गए हैं। तो वो लगा रहता है कश्मीर में द साइकिल ऑफ पीस एंड वायलेंस। तो उसका कोई डेफिनेटिव आपको कभी भी, बट है ये है कि हर टाइप के लोग वहां पे हैं, एक्सेप्टेंस वाले भी हैं और इंटॉलरेंट भी हैं। देखिए जो 90s में उसी टाइम वापस चले गए, 4-5 में महीनों के बाद उनका, अभी तो काफी लोग जा रहे हैं। अभी तो आप देखें लास्ट इलेक्शन में वहां पे कश्मीरी पंडित सरपंच भी आए हैं। तो वो बताता है कि जो स्टोरीज हैं वो हर जगह पे सेम नहीं है, अलग अलग जिस गांव के वो होंगे, हो सकता है वहां पे कुछ अलग हालात हों, दूसरे गांव में कुछ अलग हालात हों। तो ये सब मिक्सअप है। Ji, we have one question. हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा, बट विथ यू सेड कश्मीरियन सिक्स, बट एज अ सिख कम्युनिटी आई बिलीव विथ टॉकिंग टू यू, hearing your session, as a Sikh community we failed for Sikhs in Kashmir. Do you believe that, like, people or Sikhs in other states who could have helped Sikhs in Kashmir totally ignored the Sikhs of Kashmir?
You earlier told ma'am that you don't expect any help from the Sikhs in other states. But as a community, did we fail to provide help to those who were suffering in Kashmir? And especially a community which is so famous for its brotherhood, and everywhere, whenever there are floods or anywhere else, they're there for other communities. So, adding to what he just said. Just as, and adding to that, like we failed to help the Sikhs in diverting just a little bit, but we failed to help the Sikhs in Afghanistan, Kashmir, Pakistan. As a community, we are helping out everyone. But when it comes to helping out our brothers, we ignore them very badly. Do you believe that we fail as a community to help our Sikh brothers and we help other people more? देखिए, इट्स अ वेरी tricky question, but I'll say कि no, we have not failed. You have not failed us, because somehow we as Sikhs have ingrained कि we have to help others. तो आप देखेंगे कहीं पे भी in the time of troubles, earthquake हो, floods हो, कुछ भी हो, Sikhs will go and they'll put on their langars and everything, which we have in the last 5-6 years. We have been very popular throughout the media and all. But when it comes to helping your own community, हम they are self sufficient. तो हम उनकी हेल्प इसलिए भी नहीं करते कभी-कभी कि हमें लगता है कि ये तो खुद को देख ही लेंगे, क्योंकि ये तो बाकियों की भी हेल्प कर लेते हैं। और कश्मीर में हुआ, इसमें मैंने एक चैप्टर भी है फ्लड्स का। हमारी पॉपुलेशन वहाँ पे 0.5% है। बट उस 0.5% पॉपुलेशन ने 90% पॉपुलेशन की हेल्प की है फ्लड्स में। क्योंकि जो एरियाज़ ड्राई थे वो हमारा एक गुरुद्वारा था वहाँ पे, जिसमें कम से कम एक दिन में 8 से 10,000 लोग खाना खा रहे थे। तो वो रहता है। वो चीज़ें तो इसलिए मेरे को लगता है कि कभी-कभी मेरे को नहीं लगता कि एज़ अ कम्युनिटी वी हैव फेल्ड ईच अदर और समथिंग, बट इट्स There's one more question. Okay, yes, please. Good evening, sir. You mentioned that Sikhs there are welcomed and some of them are accepting. You mentioned that you migrated for a while and then came back to Srinagar and started your life from scratch. I want to know why you could have chosen a place where you have better sense of security, because you had to anyway start from scratch. I know there is this belongingness to your own land, but there were so many incidences after that that shook your family and you. So why not choose for an easier path? सी व्हाट वी कॉल एज़ एन ईज़ियर पाथ माइट नॉट बी एन ईज़ियर पाथ। तो जो यू नो व्हेन यू आर अपरूटेड फ्रॉम अ प्लेस एंड यू आर प्लांटेड इनटू अ न्यू स्पेस, कहीं न कहीं क्योंकि दैट वाज़ नॉट माय स्ट्रगल, दैट वाज़ माय पेरेंट्स का स्ट्रगल। तो जब वो एक नई जगह पे जाके रहे, उनकी क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, क्या उनको इकोनॉमिक तंगियाँ क्या आई, उनको वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। फिर वो लॉन्गिंग फॉर होम, क्योंकि आप हमारे सारे बुजुर्गों से हम ये सुनते आए हैं कि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में मरूंगा। तो वो एक रूटेडनेस, एक बिलोंगिंगनेस जो है वो आपको एक नई जगह पे जाके एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप ऐड टू दिस हैपेंड इन 90s, जब आपके पास आज की डेट में कहीं जाना है, आप कॉल पे अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, अपने एक्सटेंडेड फैमिली का हाल चाल देख सकते हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। उस टाइम पे ये कुछ नहीं था। तो यू डिड नॉट इवन नो कि जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली वहां पे है वो है या नहीं है। तो वो एक जो है ना अनसर्टेनिटी की, मेरी फैमिली जो मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, जो मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे सिस्टर्स हैं, या जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके उनकी अनसर्टेनिटी की वो बच गए, मर गए। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं खींच के वापस ले गई। बट वी अगेन माइग्रेटेड इन 2001 व्हेन चिट्टी सिंहपुरा हैपेंड। 36 Sikhs were killed. They were pulled out of their houses. They were lined up and they were killed. Then again we migrated out. So उसके बाद I have been in Jammu. I've studied my 8th to 10th, 12th and then college and everything. Then I got a job in Kashmir in 2010. Then I went back. This migration has been there, but this is me. There are people who migrated out for once and all. जो 90s में छोड़ के चले गए वापस आए ही नहीं, जो 2001 में छोड़ के चले गए वापस आए नहीं। और अभी भी एक स्लो माइग्रेशन चल रही है कश्मीरी सिख्स की, जिसमें हर साल जो बच्चा बाहर पढ़ने जाता है वो कोशिश करता है कि मैं वापस ही ना जाऊं। We have time for two more quick questions. It's One been asked, from here. And Just a moment. I would like to buttress the argument which Mr. Bali has just said. देखिए, बाली साहब की जो फैमिली है, उसको यदि आप देखें हिस्ट्री, इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर, ये खुद, आपने कहा कि इजी वे क्यों नहीं लिया, कहीं बाहर सेटल हो जाते अच्छे शहर में।
ये फैमिली उस बात का एग्जाम्पल है कि क्या रेजिलियंस होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट के एरिया में। उस बात के लिए तारीफ करिए। ये बार बार वापस गए हैं और ये मान के गए हैं कि हमें जो भी है झेलना है और उससे निकलना है। तो ये करेज जो है जब सब कम्युनिटी में आएगा तब हिंदुस्तान सही मायने में एक अलग ऊंचाई पे पहुंचेगा। That gentleman in the back, they've been raising their hand since the very beginning. Yeah. So I'll take your question next. Thank you for giving me this opportunity. My question is quite straightforward. I was very impressed by your account of how the Sikhs took on the Kabbali's and protected the airport. I would like to ask you, is that spirit of confrontation, of bravery, still persisting in the remaining Sikh community there? And if so, how are you or have organized yourself to confront any other possible challenge in future? Thank you. Thank you. Thank you. So that remains. It's like you know we have been ingrained. We have been raised as being told stories of bravery and valor from the childhood. Our gurus fought the Mughal Empire, being a very minuscule population. They kept on fighting. They fought a number of wars. So somehow, on a child, it impresses upon that you belong to a brave community, you belong to a fighter community, and you have to protect others also. You cannot see injustice anywhere. So वो चीजें रहती हैं. So what happened in 47, that last stand was a very crucial stand, but I guess over the years, in the last 2-3 decades, it has become very disorganized. Now we are living in small patches in different areas. A lot of younger population is already kind of migrating out of Kashmir, and I don't know, we are not prepared for any unforeseen circumstance like that if some kind of that kind of a future comes again. But then again, I know that in the time of adversity, somehow something pulls us together, and we will again rise up as a joint front and might fight back. So yeah, that I guess that should answer your question. One last question. सर नमस्कार। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपकी किताब और आपके वक्तव्य में 2 डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली है 1991 जब एक मास एक्सोडस और जिसे कई लोग मैसेकेयर भी कहते हैं हुआ, और दूसरा है 2021 यानी 30 साल का एक फासला है। आज हम 2025 में हैं और मैं एक यूथ के हिसाब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाउ द यूथ ऑफ कश्मीर हैज इवॉल्व इन द लास्ट 35 इयर्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम न्यूज़ रिपोर्ट्स और टीवी चैनल्स में देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और उस वजह से भी वायलेंस बढ़ता है, उस वजह से भी क्राइसिस बढ़ता है घाटी में और कश्मीर में। तो मैं वो समझना चाहूंगा कि आप भी, क्योंकि एक आपने भी वो एक पीरियड देखा है 35 इयर्स का, तो how would you say how the youth of Kashmir has evolved in the last 35 years? Can you just define how do you identify youth? कौन से एज ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? सर फोर्ब्स तो कहता है अंडर 30, तो Okay. So let me answer based on that. So I'll take it to under 35. तो जो भी आज की डेट में 30 या 35 के बीच में है, he'll be born somewhere in 90s. Okay. And 90 is the time of utter chaos. Militancy is on the rise. People are being killed everywhere. उनके initial years of education has been gone very bad. Come their high school life, 2000, 2005, 6, 7, 10 तक, Kashmir is again in utter chaos. Amarnath Shrine Board का मसला, 2008 का election का मसला, बुरहान वानी का मसला. Every other year schools are shut for 6 to 7 months. अब आप एक ऐसी population से क्या expect करेंगे कि वो कितनी competitive होगी, जिसने पिछले 30 साल में 15 साल तो हड़तालें देखी हैं, जिसके करियर का जो गोल्डन पीरियड था वो घर पे बैठ के स्कूल ना जाके उसने
किया है। तो वो सारे चैलेंजेस एक अलग चैलेंजेस हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से। बट फिर भी आप देखें कि मेरी एज के स्पेशली कश्मीरी मुस्लिम्स, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम उनका बहुत स्ट्रांग है, वी हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड अ लॉट. You'll see a lot of entrepreneurs, you will see a lot of cafe owners, you will see a lot of boutique owners, shop owners. So वो कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं grow. But on the other hand, the Sikhs have not been so fortunate because कहीं ना कहीं we for us it's a very small support system. We are just a fraction of the population, and we live in separate patches in different districts. And also एक अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कैफे खोलता हूँ, तो मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरा क्लाइंटेल है, वो सिख ही होगा, क्योंकि वी हैव अ स्टार्क डिफरेंस ऑफ फूड. मुस्लिम्स विल ईट हलाल एंड सिख्स विल ईट झटका. तो मेरे कैफे पे सिक्स ही आने वाले हैं, और अगर मेरी सिक्स की पॉपुलेशन ही 150-200 की है, तो आई वोंट बी एबल टू मेक एनी मनी. वो सारे फैक्टर्स एड ऑन होते हैं. आई हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स इन बुक कि एक बच्चे का स्कूल लाइफ कैसा है. स्कूल में आप कैसे एज अ माइक्रो माइनॉरिटी 500 बच्चों में एक सरदार बच्चा कैसे कर रहा है को एग्जिस्ट. आपकी बिजनेसेस कैसे हैं, क्योंकि बुक का एक इम्पॉर्टेंट फेसेट है आपकी डेली लिविंग, आपकी डे टू डे लाइफ. तो वो सारा कुछ मैंने कवर किया है बुक में. जब आप बुक पढ़ेंगे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि सिर्फ इवेंट्स के नहीं, उसके अलावा भी क्या हमारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमास हैं, मेंटल इश्यूज हैं, सोशल पॉलिटिकल, वो सब कहीं ना कहीं आपको उसकी एक झांकी मिल जाएगी. Thank you so much, Bhupinder ji, for such an insightful and stimulating session, and for highlighting the hitherto unknown stories of the Sikhs in Kashmir, and talking about unspeakable tragedies, both personal and in the community. Thank you for this session. I would now request Bhupinder ji only to ask a question to the audience, and the winner will get this book, Those Who Stayed the Sikhs of Kashmir, which has been written by Bhupinder ji, and it's an author signed copy. So I'll concentrate on the literature only. There's a book. You have to name either the book or the author. The book talks about magic realism. It's a multi-generational story. Recently, Netflix has launched a multi-budget series on it. So can anyone name? There's a hand raised. Yes. Can you please take the mic? The last gentleman raised the hand first, I guess. Yeah, the gentleman raised first. So I don't remember the name of the book, but that guy wrote The Kite Runner, I believe. No. Okay, sorry. So we'll give her a chance. She's also. 1,000 Years of Solitude. 100 Years of Solitude is the right answer. Thank you. Yeah. And Gabriel Gracious Marquez is the right one. Book. Ma'am, can we request you to come on the stage, and then Bhupinder ji will give you the book. This is an author signed copy of the book authored by Bhupinder ji. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you. And I now request Abhilash ji to present the BLF memento to our experts, to our author and discussants. The BLF Memento 2025, which is an artwork designed by Padma Shri Bhuri Bai ji. Thank you so much, Mr. Bhupinder Singh Bali, Mr. Vivek Johari, and Mr. Nimesh Sharma. Oh, I can't be quicker than that. Same thing, but we have only time to save time. Yes, ये मैं चले जाऊंगी जोरी साहब को किताब दिख नहीं है तो आपने क्या मैंने पास किताब है इनके साइन ले लूंगा बिना हाँ बिना आराम से हाँ फोटोग्राफ देखी
जी